से बोलिए बायोलॉजी महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के चौथा चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो है टोटल आपके पास 59 क्वेश्चन है और 59 क्वेश्चन का जो है आंसर टोटल का टोटल इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और बाकी चैप्टर का अगर आपको वीडियो देखना है, जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर या फिर इसके बाद आने वाले जितने भी चैप्टर है सारे वीडियो देखना है, तो आपको जो है प्लेलिस्ट चेक करना चाहिए। ठीक है, मेरे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट का जो है सब सेक्शन बना हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट का जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग जाकर चैप्टर वाइज जो है हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं आज चौथा चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? यानी कि जब तक जीव नहीं आए थे, ठीक है, उसके पहले जीव के जन्म होने से पहले क्या पृथ्वी पर नहीं था? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन नहीं था इस धरती पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है जीवों की उत्पत्ति के पहले जो है पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र का जो है संख्या पूछ रहा है, लेकिन जोड़ा में पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसमें पूछ रहा है जी? जोड़ा में पूछ रहा है। या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? युग्म मतलब ही होता है, ठीक है, यानी कि जोड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि एक कोशिका में जो है कितना गुणसूत्र होता है, यही आपको बताना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो है एक कोशिका में जो है टोटल 46 गुणसूत्र होता है। अगर इसको हम लोग जोड़ा में बदले तो कितना होगा जी? 23 जोड़ा गुणसूत्र होगा। एक जोड़ा में 2 गुणसूत्र होगा, ध्यान रखिएगा। तो 23 जोड़ा का मतलब कितना गुणसूत्र हुआ जी? 46 गो गुणसूत्र हुआ, यानी कि आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो है 3 नंबर सवाल को देखिए। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ठीक है, तो इसमें जो है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि समजात अंग किसे कहते हैं, अवशोषी अंग किसे कहते हैं, या फिर समवृद्धि अंग किसे कहते हैं, इस सब के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहला आता है समवृद्धि अंग पे। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो है रचना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रचना और उत्पत्ति, ठीक है, रचना और उत्पत्ति दोनों का दोनों क्या होगा जी? ये अलग अलग होगा। ठीक है, ये क्या होगा जी? अलग अलग होगा, लेकिन कार्य जो है, कार्य वो एक समान होगा। ठीक है, जो कार्य है वो समान होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कीट के पंख और चमगादड़ का जो पंख है, ठीक है, इसमें देखिए ये पंख का जो है काम उड़ना ही है। चमगादड़ हम लोग भोजपुरी में बदुड़ी बोलते हैं, देखिएगा सुबह में उड़ते रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वहीं चमगादड़, इसी से कोरोना फैला था, चमगादड़ के जो है सूप पीने से। चाइना में सब पी रहा था, तो ऐसे क्या हुआ था? फैला था, कोरोना फैला था। तो देखिए चमगादड़ और कीट है, दोनों का जो पंख है, इसका काम क्या है जी? उड़ना है। ठीक है, जीवों को उड़ाना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पंख जो है ये काम में समान है, लेकिन दोनों का रचना और उत्पत्ति क्या है जी? अलग अलग हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है क्या चीज? ये समवृद्धि अंग कहलाएगा। कौन सा अंग कहलाएगा जी? समवृद्धि अंग। वहीं समजात अंग का बात करें तो इसका रचना और क्या चीज? उत्पत्ति। रचना और उत्पत्ति ये जो है ये समान होगा। ठीक है, रचना और उत्पत्ति क्या होगा जी? समान होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का कि कार्य क्या होगा जी? कार्य अलग अलग होगा। कार्य क्या होगा जी? अलग अलग होगा। अगर हम बात करते हैं तो मानव का जो है बाह, यानी कि जो मनुष्य है उसका जो है, हम लोग का जैसे हाथ जो है, हम लोग का हाथ, और घोड़ा का जो है आगे वाला जो है पैर। ठीक है, दोनों का जो है देखिए रचना और उत्पत्ति जो है समान है। घोड़ा का अगला दोनों पैर और हम लोग का जो है दोनों का दोनों हाथ। ठीक है, ध्यान रखिए, ये दोनों का दोनों उत्पत्ति में समान है, लेकिन दोनों का काम अलग है। हम लोग हाथ से बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन घोड़ा जो है सिर्फ और सिर्फ दौड़ने और चलने के काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, उसका घोड़ा का जो है जो अगला जो है पैर जो है वो क्या चीज? दौड़ने और चलने का काम करता है। तो यानी कि उसका कार्य जो है क्या चीज? यहाँ पे ध्यान रखिए, कार्य जो है अलग अलग हो गया, तो वो जो है समजात अंग में आएगा। किस में आएगा जी? समजात अंग में आएगा। अवशोषी अंग किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुत पहले जो है मानव के जो है वो क्या करता है जी? मानव के काम में लिया जाता था। ठीक है, और मानव जो है इसका पूरा भरपूर उपयोग करता था उस अंग का, लेकिन वर्तमान समय में जो है मानव इसका उपयोग नहीं करता। वर्तमान समय में मानव इसका उपयोग नहीं करता। कब जी? वर्तमान समय में। ठीक है, तो इसको हम लोग अवशोषी अंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा अपेंडिक्स के बारे में। हम लोग के पास जो अपेंडिक्स है इसका पुराने जमाने में पूरा उपयोग करते थे, लेकिन आज के डेट में अपेंडिक्स का कोई उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया जी? अवशेषी अंग कहलाएगा। कौन सा अंग कहलाएगा जी? अवशेषी अंग। अगर हम लोग बात करें अवशेषी अंग के रूप में और भी कुछ होते हैं, जैसे नरों में जो है निपल का
नरों में क्या चीज जी, निपल, ये भी एक अवशेषी अंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नरों में निपल क्या है जी, एक अवशेषी अंग है, ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग कुछ भी नहीं है, इंसानों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नर यानी कि पुरुषों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पुरुषों में जो निपल किसको बोलते हैं, तो देखिएगा चेस्ट पर जो है एक हल्का सा उभरा हुआ भाग होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग निपल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नरों में जो निपल है इसका कोई आज के डेट में उपयोग नहीं है, तो क्या कहेंगे जी, इसको अवशेषी अंग कहेंगे। क्या कहेंगे जी, अवशेषी अंग। और भी ऐसे बहुत सारे अंग होते हैं जो कि अवशेषी अंग होते हैं। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीनों अंग के बारे में समझे होंगे, ठीक है। एक बार फिर से ओवरव्यू देते हैं। समजात अंग जो है रचना और उत्पत्ति में समान होगा, लेकिन कार्य अलग अलग, जैसे हम लोग का हाथ और घोड़ा चाहे गाय का जो है अगला पैर है, ठीक है। समृद्धि अंग जो है रचना और उत्पत्ति जो है अलग अलग होगा, लेकिन कार्य समान होगा, जैसे कीट का पंख चमगादड़ का पंख वगैरह हो गया, ठीक है। दोनों काम जो है सेम है, लेकिन उत्पत्ति और रचना क्या है जी, अलग अलग है। अवशेषी अंग का जो है पहले उपयोग होता था, आज के डेट में उपयोग नहीं होता, तो ये अवशेषी अंग कहलाएंगे, ठीक है। कौन सा अंग कहलाएंगे जी, अवशेषी अंग कहलाएंगे, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर पे चले जाते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है जी, कि वर्तमान प्राणियों में कुछ रचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। तो अभी बताया जी अवशेषी अंग, ठीक है। तो ऐसी संरचना क्या कहते हैं जी, अवशेषी अंग। आप लोग पहले ही देखते देखते टिक आउट कर दिए, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, यानी कि जिन शब्द का जो है मैंने कि प्रस्तावना करने का मतलब यही हुआ कि इसका जो है प्रस्तावित रखा था, मैंने कि इसको सिंपल समझिए, सबसे पहले जो है किसने बताया, ठीक है। जिन शब्द को किसने प्रोनाउंसिएट किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस किया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जिन शब्द का जो सबसे पहला जो प्रोनाउंसिएशन किया था, चाहे सबसे पहले जो उपयोग किया था, चाहे सबसे पहले जो प्रयोग किया था, उसका नाम है विलियम, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है जी, विलियम जोहानसेन। क्या नाम है जी इसका, विलियम जोहानसेन, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए 5 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा, विलियम जोहानसेन, ठीक है। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए, आप लोग याद रखिएगा, विलियम, ठीक है, जोहानसेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आधा 9 भी देता है, ध्यान रखिएगा, तो जोहानसेन याद रखिएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में जी, 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो मेंडल का जो नियम जितना भी प्रतिपादित किया था, ठीक है, उसका जो है पुनः खोज से संबंधित जो है कौन है, तो ये है सर्मक। कौन है जी, सर्मक। इसका पूरा नाम जो है, पूरा नाम क्या है, मैंने कि इसको कहीं कहीं जो है वान सर्मक भी देता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, वान सर्मक, ठीक है। इसके अलावे जो है, इसके जो पुनः खोज में जो लगे हुए थे, इस वान सर्मक के अलावे वो और 2 वैज्ञानिक थे, उसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वो भी कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है। तो इसका नाम है डी ब्रीज, एवं का क्या नाम है जी, डी ब्रीज नाम है। एवं का नाम है कार्ल कोरेंस। क्या नाम है जी, कार्ल कोरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गो वैज्ञानिक जो है वो पुनः खोज से संबंधित है, किसके, मेंडल के नियमों से, ठीक है। तो इसका नाम में कौन कौन याद रखिएगा, एक वान सर्मक, दूसरा जो है डी ब्रिज, और तीसरा कार्ल कोरेंस याद रखिएगा। अगर वान सर्मक नहीं देगा तो डी ब्रिज देगा, डी ब्रिज नहीं देगा तो कार्ल कोरेंस देगा। आपको ये तीनों वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 7वां नंबर सवाल पे चले आते हैं। 7वां नंबर सवाल पे जो है गुणसूत्र बने होते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र जो है डीएनए के बने होते हैं, कि डीएनए आरएनए दोनों के बने होते हैं, कि प्रोटीन डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए से क्या होते हैं जी, ये बनते हैं। कौन जी, गुणसूत्र। कौन बनते हैं जी, गुणसूत्र। इसमें हम एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम याद रखे थे, बता देते हैं आप लोगों को भी। डीएनए जो है वो 31% होता है, जो एक गुणसूत्र होता है ना जी, गुणसूत्र, ठीक है। इसमें डीएनए कितना परसेंट होता है जी, 31% होता है। वहीं अगर आरएनए का बात करें तो आरएनए मात्र 5% होता है, ठीक है। और जो प्रोटीन का बात हो रहा है उसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है जी, हिस्टोन प्रोटीन। वो जो है 36% के आसपास का होता है, ठीक है। और शेष जो बच जाता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है जी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका परसेंटेज भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार जो है परसेंटेज भी पूछ दिया करता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। शेष जितना भी बच गया वो सब क्या होगा जी, 28% में बचेगा। तो यहाँ पे जो भी बचेगा, शेष जितना भी बचेगा क्या होगा जी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। आप लोग याद रखिएगा। तो ये 4 गो चीज जो है यहाँ पे पाया जाता है, और ये जो है गुणसूत्र बनाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन है, ठीक है। तो कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो है डीएनए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो कौन सा पदार्थ है जी, डीएनए है।
डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड मतलब अम्ल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म है, आगे हम बताने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है जी? आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये बार बार हम क्यों भूल जा रहे हैं, हमको नहीं पता। आगे समझते हैं 9 नंबर। 9 नंबर सवाल में क्या कर रहा है जी? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था वो था जॉनसन। कौन था जी? जॉनसन था, ये आप लोग याद रखिएगा। जीन शब्द जो है प्रस्तुत सबसे पहले कौन किया था जी? जॉनसन ने प्रस्तुत किया था, इसका नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, इस बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है। आप लोग को 10 नंबर 11 नंबर दोनों को एक साथ समझना चाहिए, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। देखिए ध्यान से, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस, ठीक है, ये मादा एनोफिलिस लिख रहा है, मादा एनोफिलिस कहीं पे लिखता है, ध्यान रखिएगा। तो जो मलेरिया उत्पन्न करता है उस मच्छर का नाम क्या है जी? मादा एनोफिलिस मच्छर है, ठीक है। ये किस तरह के जल में रहता है? तो ध्यान रखिएगा, ये गंदा जल में होती है। सब कहाँ होती है जी? गंदा जल में होती है। कौन? जो मलेरिया उत्पन्न करती है वो, ठीक है, मादा एनोफिलिस। वहीं अगर बात करते हैं डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, ठीक है, तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर का नाम है, आप लोग याद रखिएगा, एडीज। क्या नाम है जिसका? एडीज मच्छर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है किस तरह का जल में रहता है? तो इस साफ जल में रहता है। ये सब का किस जल में रहता है जी? साफ जल में। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मादा एनोफिलिस है वो गंदा जल में रहेगी, और वहीं डेंगू उत्पन्न करने वाला जो एडीज मच्छर है ये सब साफ जल में रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो एडीज मच्छर है ये दिन में ज्यादा जो है परेशान करता है। ये कब परेशान करता है जी? दिन में ज्यादा परेशान करता है। और मादा एनोफिलिस जो है संझिया सवेरे रतिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मादा एनोफिलिस कब परेशान करती है ज्यादा? तो संझिया सवेरे रतिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर के बाद जो है यहाँ पे 12 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये तो अभी बताया आप लोगों को, साफ जल में, यानी कि शुद्ध जल हो जाएगा। कौन जल हो जाएगा जी? शुद्ध जल। तो 12 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगला पेज पे चले आते हैं, यानी कि यहाँ से 13 नंबर सवाल पे चले आते हैं। तो 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो समझने का प्रयास कीजिए। समजात अंगों के उदाहरण है। आपको हमने क्या बताया? समजात अंग जो होते हैं उत्पत्ति और रचना जो है समान होगा, लेकिन कार्य अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो हाथ है, कुत्ते का जो अग्रपाद यानी कि अगिल का जो है पैर दोनों, ठीक है, ये क्या होगा? समजात अंग होगा कि नहीं होगा? तो जी हाँ, ये होगा। हमारा दांत और हाथी का दांत नहीं, ये समजात अंग नहीं होगा, इसका कार्य जो है समान होगा, ठीक है। दांत दोनों का दोनों खाने का काम आता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हाथी का दांत एक दिखाने वाला भी, दो को दिखाने वाला भी होता है, ठीक है। घास, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी नहीं, ये भी जो है समजात अंग में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपरोक्त शब्द तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए जो है टिक आउट करेंगे। कौन सा ऑप्शन टिक आउट करेंगे जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, विकासीय दृष्टिकोण से, यानी कि विकास जो हुआ है उस दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? अच्छा, यहाँ पे हमारी का जो मतलब क्या है जी? मानव से है, ठीक है। किससे है जी? हमारी शब्द का जो है तात्पर्य किससे है जी? मानव से है, ध्यान रखिएगा। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी कि मानव का समानता सबसे अधिक किससे है? तो चीन के विद्यार्थी से। अरे ये तो बहुत, माने कि ये तो आधुनिक हो गया ना जी, ये आधुनिक हो गया। विकासीय दृष्टिकोण से बहुत पहले का बात कर रहा है, बहुत पहले से जो विकास होता है उसका बात कर रहा है। मकड़ी जैसा हम लोग है? नहीं। जीवाणु जैसा है? नहीं। चिंपैंजी, जी हाँ, चिंपैंजी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये अफ्रीका से जो है हम लोग का ताल्लुक है, आगे हम बताएंगे, चलो टेंशन मत लो, ठीक है। इस क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन का आंसर याद रखो, चिंपैंजी से हम लोग का अधिक समानता है, बस इतना ही याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक और सवाल इसमें आएगा, अफ्रीका से संबंधित कुछ होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षाएं विभिन्नताएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लैंगिक जनन के उपरांत जो है संतान में जो है अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी। विभिन्नताएं किसको बोलते हैं? तो थोड़ा समझिए ध्यान से, विभिन्नताओं का जो है परिभाषा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर एक ही माता पिता के जो है अलग अलग संतान उत्पन्न हो, जैसे एक माता पिता है, उनके जो है 3 गो बेटा हो गया, कौ गो बेटा हो गया जी? 3 गो बेटा। तो ये तीनों बेटा में जो है जो मैंने कि जो अलग अलग चीज दिखाई देगा, ठीक है, तीनों बेटा में जो मैंने अलग अलग चीज हुआ, जो भी विभिन्न चीज होगा, उसी को हम लोग विभिन्नताएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? विभिन्नताएं। यानी एक ही माता पिता से उत्पन्न जो संतति होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ भी जो है परिवर्तन होता है उसको
विभिन्नता बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अलैंगिक जनन में अगर जो है अलैंगिक जनन में प्रजनन होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन, ठीक है, कौन सा जनन जी, अलैंगिक जनन, तो इसमें विभिन्नताएं ज्यादा होगा कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं ज्यादा होगा, यानी कि जो लैंगिक जनन में प्रजनन होता है उसमें विभिन्नताएं ज्यादा होगा। तो आप लोग इसका याद रखिएगा कि लैंगिक जनन में जो है विभिन्नताएं ज्यादा होती है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अधिक ऑप्शन जो है टिक आउट करना होगा। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होंगी, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं क्या होगी जी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो 15 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, अधिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं समझे होंगे। विभिन्नताओं का मतलब यही होता है कि एक ही माता पिता से जितने भी संतान उत्पन्न हुए उनमें जो भी अलग अलग चीज मैंने दिखाई देगा वो सब का सब विभिन्नताएं हैं, ठीक है। जैसे कोनो का नाक टेढ़ हो गया, कोनो का आंख भड़क गया, कोनो का मैंने कि गाल पचक गया, तो ये सब विभिन्नता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विभिन्नता वाला जो है ये आप लोग शब्द जरूर याद रखिएगा, ये बायोलॉजी का एक टर्म है। देखिए 16 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। यार अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर नहीं जानते हैं ना, तो आप लोग इसका मतलब यही है कि आप लोग कुछ करते नहीं है, ठीक है, आप लोग साफे पढ़ाई नहीं करते हैं। इसका आंसर हर कोई जानता है कि मटर का पौधा जो है इसने प्रयोग में लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 16 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया था मेंडल ने, ठीक है। 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है जी, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था। यहाँ पे न्यूक्लिक जो है अम्ल का बात कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लिक जो है न्यूक्लिक अम्ल का बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल किसके दिया था जी, तो नाभिक अम्ल को दिया था। किसको नाम दिया था जी, नाभिक अम्ल। कई विद्यार्थी HNO3 मार देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये नाइट्रिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है जी, नाइट्रिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं है, ये नाइट्रिक अम्ल है। यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, काची है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सल्फ्यूरस अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का ही बात कर रहा था, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, इसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा जी, H2SO4। तो ये तीनों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, कौन ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम कौन दिया था जी, फ्रेडरिक मिशर ने नाम दिया था। कौन दिया था जी, फ्रेडरिक मिशर ने नाम दिया था, ठीक है। और ये आमतौर पर जो है DNA को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, DNA को। जो है ये जो नाम दिया गया था ये कब खोजा गया था जी, ध्यान रखिएगा, 1868 में खोजा गया था। कब खोजा गया था जी, 1868 में। तो इतना इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा इस 17वें नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। ये फ्रेडरिक मिशर ने दिया था न्यूक्लिक नाम, ठीक है, नाभिक अम्ल। ऐसा खोज कब हुआ था जी, 1868 में हुआ था। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 18 नंबर सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है, ठीक है, किसने प्रमाण दिया कि जीन जो है वो गुणसूत्र का हिस्सा है, गुणसूत्र का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, 1902 में टी बोवेडी एम WS सटन ने ये दोनों मिल करके जो है ये दिया था, ठीक है। क्या कहा था जी कि जीन जो है वो गुणसूत्र का ही भाग है, यानी कि गुणसूत्र में ही जीन पाया जाता है। इस बात को इन दोनों ने मिल करके बताया था 1902 में, ठीक है। पहला का नाम क्या है जी, टी बोवेडी। क्या नाम है जी, टी बोवेडी। और WS सटन जो है ये दूसरा का वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं 18 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन सी याद रखेंगे, 1902 वाला, ठीक है। यहाँ पे 19 नंबर सवाल देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। तो दो कुंडली जो धागों का बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, तो अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला जो सवाल कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है जी, यहाँ पे देखिए, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, ठीक है। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन विकासात्मक दृष्टि से जो है ना जी, ऊपर जो सवाल बताया था वही वाला है। तो यहाँ पे चिंपैंजी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आंसर चिंपैंजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो है अधिक शरीर मिलता जुलता है किससे है जी, चिंपैंजी से मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 21 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया, ठीक है, एक किताब का नाम है द माइक्रोग्राफिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है यही बताना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा गया है रॉबर्ट हुक द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग जो है रॉबर्ट हुक याद रखिएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, रॉबर्ट हुक। यहाँ पे 22 नंबर सवाल पे देख लेते हैं, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो बौने पौधे में जो है दोनों छोटका टी होगा, बौना यानी कि छोटा, ठीक है। तो ये छोटका से याद रखिएगा, छोटका टी। अच्छा, ई वाला जो है एक बड़का टी है ना, तो बड़ा वाला का जो है इफेक्ट ज्यादा होगा,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ई जो है लंबा पौधा को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा जी, लंबा पौधा को। है एगो छोटा टी एगो बड़ा टी है, तो इसमें भी एगो बड़ा टी आ गया तो ये भी लंबा को दर्शाएगा, क्योंकि लंबा वाला का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। आज दोनों मैंने बड़के है तो यानी कि लंबा वाला ए होगा ही होगा। तो ये तीनों का तीनों लंबा पौधा को दर्शाएगा। आज जो दोनों छोटका है ई बौना पौधा को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा जी, बौना पौधा को। तो आप लोग ऑप्शन सी को याद रखिएगा, बौना पौधा। यहाँ पे 23 नंबर सवाल पे थोड़ा सा आ जाते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो अभिलक्षण है वो वंशागत नहीं है, यानी कि वंशगत जो है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते नहीं आता है। ठीक है, तो आंख का रंग वंशागत हो सकता है। अगर पापा जी मम्मी में से किसी का आंख भूरा भूरा हो तो हो सकता है कि बाल बच्चा का भी आंख भूरा भूरा हो जाए, या नानी मामा मम्मी से, मामा मम्मी कह रहे हैं, नानी से मिलता जुलता हो सकता है, या बाबा से मिलता जुलता हो सकता है, या से मिलता जुलता हो सकता है, नाना से मिलता जुलता हो सकता है। ये सब वंशागत के रूप में आता है। तो ये आंख का रंग जो है वंशागत होता है। ठीक है, यहाँ पे शरीर का आकार भी मेरे ख्याल से वंशागत ही होता है। शरीर का आकार भी क्या होता है जी, मेरे ख्याल से ये वंशागत ही होता है। जी हाँ, पापा अगर मम्मी लंबे हो तो हो सकता है बाल बच्चा भी लंबा हो, या फिर मैंने कि खानदानी चलते आता है लंबाई का। ठीक है, बाल का प्रकृति ये भी वंशागत होता है। ये भी क्या होता है जी, वंशागत होता है। कौन वंशागत नहीं होता, तो चमड़ी का रंग वंशागत नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है डी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कौन सा याद रखना है जी, ऑप्शन डी याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद रखेंगे। 24 नंबर सवाल देखिए, द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस यानी क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बात कर रहा है। फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात होता है, अनुपात था। ठीक है, तो फिनोटोपिक अनुपात ये क्या था, तो ये आप लोग पढ़े होंगे, ये 9:3:3:1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9:3:3:1 है। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन है कि फिनोटोपिक अनुपात किसे कहते हैं, यानी कि ये क्या है। आप लोग नीचे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, हमको कमेंट कीजिए कि आखिर ये अनुपात क्या है। आपको जो है इसी चैप्टर में पढ़ाया गया है, जरूर आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोग को नहीं पता तो नीचे कमेंट कीजिए, सर फिनोटोपिक अनुपात वाला जो है मुझे नहीं पता है, आप रिप्लाई कर दीजिए, तो हम आपके लिए एक स्पेशल इस पर वीडियो बना देंगे। एक आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो बना देंगे 1 मिनट का। ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पे 25 नंबर सवाल को समझते हैं, क्या है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आपको पता है कि स्त्रियों में जो है एक क्या होता है जी, लिंग गुणसूत्र XX होता है, यानी कि दोनों समान होता है। वहीं अगर पुरुष का बात करते हैं XY होता है। पुरुष का क्या होता है जी, XY होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए XY नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नीचे क्वेश्चन और दे दिया है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है क्या होता है जी, वो XY होता है। तो पुरुषों के लिए क्या मानेंगे जी, XY मानेंगे, और स्त्रियों के लिए XX मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पुरुष के लिए XY, स्त्री के लिए XX, आप लोग याद रखिएगा। स्त्री में दोनों का दोनों सेम होता है। अच्छा, XY जो है जहाँ पे गुणसूत्र जो है होता है वो माने कि लड़का यानी कि नर होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे कहा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर में अब पढ़ लिए, तो अब 27 नंबर पे आ जाते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, तो कह रहा है यहाँ पे प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, क्या नाम दे रहा है जी, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है डार्विन की परिकल्पना किया था। इसका परिकल्पना कौन किया था जी, डार्विन ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी को जो है उत्क्रांति का जनक कहा था। डार्विन को क्या कहा था जी, उत्क्रांति, इसका नाम याद रखिएगा, उत्क्रांति का जनक। ठीक है, इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कौन सा सिद्धांत दिया था जी, प्रकृति वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत का परिकल्पना दिया था। और डार्विन को क्या कहता है, उत्क्रांति का जनक कहा जाता था। ठीक है, इसको चार्लो डार्विन याद रखिएगा, इसका नाम क्या याद रखिएगा, चार्लो डार्विन याद रखिएगा पूरा नाम। ठीक है, कहीं कहीं पे चार्लो डार्विन लगा देता है, तो आप लोग चार्लो डार्विन याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर याद रखेंगे। 28वां सवाल देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप सभी लोग जानते होंगे, होमो सैपियंस बोलते हैं हम लोग को। क्या बोलते हैं जी, होमो सैपियन बोलते हैं, सैपियंस। ठीक है, तो 28 नंबर का आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा। यहाँ पे 29 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो मानव का उद्भव जो है यहाँ पे अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, और यही चिंपैंजी वाला संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो मानव का उद्भव कहाँ हुआ था जी, अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख, दोनों का जो है पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। ठीक है, तो चमगादड़ और पक्षी का जो पंख है वो किस प्रकार का यहाँ पे होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए समृद्ध ऊपर पढ़े थे या समरूप यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे समरूप वाला ऑप्शन जो है
है ज़्यादा सही आंसर है। समृद्ध और समरूप में से चुनना होगा तो आप लोग समरूप जो है ज़्यादा ऑप्शन जो है सही होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कार्य समान होगा, उत्पत्ति जो है अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्य समान होगा, उत्पत्ति अलग अलग होगा, तो समरूप अंग इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 31 नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण एवं जैव विकास के सिद्धांत किसके जानते हैं? तो आप लोग को अभी बता दिए ना जी, क्या बताया था जी? डार्विन बताया था। क्या बताया था जी? डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट यहाँ पे डार्विन दे दिया, तो ऑप्शन जो है आप लोग बी टिक आउट कर लीजिएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 32 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। 32 नंबर सवाल का कह रहा है जी, तो कह रहा है यहाँ पे वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? ठीक है, तो वंशागत जो नियम का प्रतिपादन किया था वो कौन किया था जी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। कौन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनमें कौन सही है पूछ रहा है? डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एटुनिन, नहीं, एटुनिन तो नहीं होता है। डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, जी हाँ एसिड होता है। एनीमिया एक्विटी नहीं होगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसका स्पेलिंग आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या स्पेलिंग है जी? तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ठीक है, इसको हम लोग डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जो कि आप लोग को हमने शुरू में ही बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका खोज कौन किया था जी? तो यहाँ पे खोज इसका ध्यान रखिएगा जेम्स वाटसन ने किया था। कौन जी? जेम्स वाटसन। और एक और वैज्ञानिक मिला था, ठीक है, क्या नाम था जी उसका? फ्रांसिस क्रिक। क्या नाम था उसका? फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रिक कैसे लिखेंगे जी? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आई कब किया था जी? तो 1953 में किया था। कब किया था जी? 1953 में किया था। तो आप लोग 33 नंबर का जो है ऑप्शन बी याद रखिएगा, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं जी? डीएनए बोलते हैं। इसका खोज जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मिलकर किया था। ये 1953 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1953 में। यहाँ पे आ जाते हैं 34 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? तो यहाँ पे कान के निचले हिस्से को कहते हैं, तो कान के निचले हिस्से को कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कर्णपाली। ठीक है, तो 34 का जो है ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ठीक है, तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया था वो समझाया था डी लामार्क ने समझाया था। ठीक है, यहाँ पे डी लगा लीजिएगा, डी लामार्क ने समझाया था। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ये जैव विकास को समझाया था। किसको समझाया था जी? जैव विकास को। यहाँ पे 36 नंबर सवाल देखिए, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? आपको विभिन्नताएं का परिभाषा ऊपर हमने बताया था। ऊपर क्या बताया था विभिन्नताएं का परिभाषा? तो एक ही माता पिता के जो संतान होंगे, एक ही माता पिता का होंगे जी जो संतान होंगे, तो उस संतान में जो भी अलग अलग बातें पाई जाएंगी। ठीक है, जैसे जो है ना कि कोनो का हाथ जो है लंबा है तो कोनो का हाथ छोटा है, तो ये को विभिन्नता हो गया। ठीक है, तो इस सब विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं जी? विभिन्नता को हम लोग मैंने इस सब को जो है विभिन्नता बोलते हैं। आई कितने प्रकार हो सकता है? तो 2 प्रकार का होता है। विभिन्नता कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का। एक जो प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैहिक विभिन्नताएं। क्या बोलते हैं जी? दैहिक विभिन्नताएं बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दैहिक विभिन्नताएं। और 2 नंबर जो होता है उसको जननिक विभिन्नताएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जननिक विभिन्नताएं बोलते हैं। ठीक है, विभिन्नताएं बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग 36 नंबर का जो है आप लोग आंसर जरूर याद रखिएगा। 2 प्रकार का विभिन्नताएं होता है, एक दैहिक विभिन्नताएं और एक जननिक विभिन्नताएं होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 38 नंबर सवाल पे 37 नंबर सवाल ना जी 37 नंबर सवाल पे चले आते हैं। किसी जीव का जीन संरचना एवं संरचना उस जीव का कहलाता है। ठीक है, तो किसी जीव का जो जीन है, जीन, ठीक है, उसका संरचना उस जीव का क्या कहलाता है जी? तो यहाँ पे जीनोटाइप कहलाता है। अच्छा देखिए, इसी का हिंदी नाम यहाँ पे दिया है जीन प्रारूप। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों आप लोग टिक आउट कीजिएगा। ये हिंदी इंग्लिश है एक दूसरे का, दूसरा कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है। तो यहाँ पे जीनोटाइप इसको बोलते हैं। जीन संरचना क्या बोलते हैं जी? जीनोटाइप बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है जी कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित कैसे वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए वातावरणीय दशाओं द्वारा कैसे जी यहाँ पे निर्धारित किया जा रहा है, यानी कि इसका जो है रूप यानी क्या चीज बदल भी सकता है। तो ये बदल सकता है तो फेनोटाइप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे जी? फेनोटाइप बोलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। जो जीनोटाइप होता है थोड़ा समझिए ध्यान से। ये जीनोटाइप जो है इस शुरू से होता है, जन्म से होता है और जीवन भर होता है। ठीक है, जीव में जो है इस शुरू से होगा माने कि जीवन भर होगा। ठीक है, और ये जो है माने कि
क्या बताएंगे इसको जी? हाँ, यही याद रखिए, मैंने कि जीवन भर रहेगा। ये फेनोटाइप जो है परिस्थिति के अनुसार से बदलते रहेगा। ये परिस्थिति के अनुसार से क्या होगा जी? बदलते जाएगा। तो ये जो है फेनोटाइप कहलाता है। इसको हिंदी में लक्षण प्रारूप बोलते हैं, इसको हिंदी में जीन प्रारूप बोलते हैं। तो आप लोग दोनों का हिंदी भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 39वां सवाल को समझ लेते हैं। 39वां सवाल क्या कर रहा है जी कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो कैसे थे जी? पादरी थे। क्या थे जी? पादरी थे। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 40 में कह रहा है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो ये ध्यान रखिएगा, पी से सूचित किया था। किससे सूचित किया जी? पी से। पी फॉर पेरेंट्स को जो है मैंने कि दर्शाया था। ध्यान रखिएगा, तब पी से सूचित किया था। किससे सूचित किया था? पी से। अब यहाँ पे हम लोग 41वां सवाल पे चले आते हैं। 41वां सवाल क्या कर रहा है जी? किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 41 नंबर का जो है ऑप्शन हो जाएगा जी है जीन कोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? जीन कोष हो जाएगा। थोड़ा समझिए ध्यान से, किसी भी प्रजाति विशेषक एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जीन कहते हैं। जीन कोष का जो है परिभाषा दिया है। ये क्या दिया जी? जीन कोष का परिभाषा दिया है। तो ये ऑप्शन जो है बी आप लोग याद रखिएगा। 42वां सवाल कह रहा है कि जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिन में, ठीक है, जाति जो उद्भव होता है उन जीवों में होता है। जाति उद्भवन यानी कि नया नया जो प्रजाति का जो है उद्भवन किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये लैंगिक जनन में होता है। किस में होता है जी? लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में नहीं होगा। ठीक है, स्वपरागण में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है ए याद रखिएगा, लैंगिक जनन जो है इसी में जो है जाति उद्भवन होता है। क्या होता है जी? जाति उद्भवन होता है। ठीक है, तो 42 नंबर के बाद हम लोग अगले पेज पे चले आते हैं। अगला पेज बहुत ही शानदार पेज है और बहुत ही अच्छा पेज है। ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिए हैं, तो आप लोग जरूर इसको अंत तक देखते रहिए। वीडियो में अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। और बाकी सब्जेक्ट का जो वीडियो देखना है, चाहे मैंने कहा चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखना है चैप्टर वाइज, तो आप लोग प्लेलिस्ट को ढूंढा करें। ठीक है, चलिए 43वां सवाल पर लेते हैं। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो पूर्वज जो खोज किए थे डीएनए, मैंने कि देखिए डीएनए के आधार पर जो है पूर्वजों का खोज करते हैं। डीएनए के आधार पर, जैसे माने कि डीएनए किसी का पता किया कि उसके पापा जी का माने कौन है। ठीक है, यानी कि पापा जी का और उसके माने बाल बच्चा का जो है डीएनए मैच किए थे। ये वाला जो मैचिंग जो खेला जा रहा है, ठीक है, इसको माने कि क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आणविक जातिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आणविक जातिवृत्त कहते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए के थ्रू जो है इसके पूर्वज का पता लगाया जाता है। ठीक है, किसका? कोई भी जीव के पूर्वज का पता लगा दिया जाता है। किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। जैसे आपका जो है डीएनए जो है ना जी, तो आपके डीएनए को से देख करके ये जो है आपके पूरा पूर्वजों का पता लगेगा, क्योंकि जीन माने डीएनए जो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अनुवांशिक लक्षणों को लेकर के आता है। पैतृक माने कि पैतृक गुणों को वाहक इसको बोला जाता है। अनुवांशिक लक्षणों को लेकर के आप माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए डीएनए से जो है पूर्वजों का खोज हो जाता है, और इस खोज को कहते हैं हम लोग आणविक जातिवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आणविक जातिवृत्त। अनुवांशिकी का पिता किसे कहता है? तो ये सबको पता है। अगर ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग क्या कर रहे हैं यार? कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता किसको कहते हैं जी? मेंडल को कहते हैं। यहाँ पे 45वां सवाल देख लीजिए। 45वां सवाल क्या कर रहा है जी? तो यहाँ पे कह रहा है किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये कौन ही माना था कि जीवों में जो प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक जो है संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जीवों में जो है प्रजनन के द्वारा जो है संतान उत्पत्ति करने का जो है क्षमता होता है। ये कौन बताया था? तो ध्यान रखिएगा, इसको बताया था मेंडल ने। कौन बताया था जी? मेंडल ने बताया था। इसी का मतानुसार था। ठीक है, ध्यान रखिए, इसी का मत था। ध्यान रखिएगा। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? ठीक है, तो डीएनए में जो है नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। एगो जो है इसका नाम जो है, एगो का नाम जो है वो है पायरीमिडीज। क्या नाम है जी इसका? पायरीमिडीज। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा का जो नाम है उसका नाम है प्यूरिन। क्या नाम है जी? प्यूरिन। तो ये जो है नाइट्रोजन क्षारक कहलाते हैं दोनों का दोनों। ठीक है, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। तो डीएनए में कितने प्रकार का नाइट्रोजन क्षारक होगा जी? 2 प्रकार का होगा। पहला का नाम पायरीमिडीज याद रखिएगा, दूसरा का नाम प्यूरिन याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 47वां सवाल पे चले जाते हैं। 47वां सवाल का कह रहा है जी? तो कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
इस एक जो है किताब का नाम है, इसका लेखक कौन है यही पूछा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका लेखक जो है डार्विन है। कौन है जी? डार्विन। तो आप लोग इस डार्विन के नाम को याद रखिएगा, जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो है पुस्तक लिखा था, किताब लिखा था। 48वां सवाल देख लीजिए, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो किसी जीव की जो है जीनी संरचना, जीनी जीनी यानी कि जो जीन पे जो है निर्भर रहता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। यहाँ पे जीपोटाइप दे दिया है, जीनोटाइप होता है। क्या होता है जी? जीनोटाइप होता है। तो आप लोग जीनोटाइप जो है याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग याद रखेंगे। 48 का जो है बी। 49वां सवाल देख लेते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसको अनुवांशिकी कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं विभिन्नताओं, जो आप लोग विभिन्नता का परिभाषा बताया, ठीक है, उसका विभिन्नता का और अनुवांशिकता का, ठीक है, यानी कि अनुवांशिक लक्षण कौन है, पैतृक गुणों का जो है वाहक कौन है, ये सब अनुवांशिकता के बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अनुवांशिकी कहते हैं। आइए 50 नंबर से देख लेते हैं। 50 नंबर से सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, तो ये आप लोग को अभी बताया था चिंपैंजी है। कौन है जी? चिंपैंजी। तो आप लोग चिंपैंजी से भटकिए मत, चिंपैंजी याद रखिए। पक्षी तथा तितली के पंख है, ठीक है। तो पक्षी तथा जो तितली का जो है पंख है वो कहा जी असमजात अंग है। असमजात क्यों है? ध्यान रखिएगा। तो ये असमजात क्यों है? क्योंकि ये समरूप अंग के अतिमने के अंतर्गत आते हैं। कौन सा अंतर्गत आते हैं जी? समरूप अंग के अंतर्गत आते हैं। आप लोग को ऊपर हमने बताया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अवशेषी अंग का उदाहरण कह रहा है। तो अवशेषी अंग जो है जी हम लोग का आज के डेट में उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज के डेट में जो उपयोग नहीं हो रहा है उसका बात करें तो कर्ल पलव का जो पेशिया है, ठीक है, उसका हम लोग आज के डेट में उपयोग नहीं करते। पूछ कशेरुकाएं जो है इसका भी उपयोग नहीं करते। अच्छा, ये आप लोग पता है क्या, ये जो है पूछ कशेरुकाएं क्या होती है? तो आप लोग देखिएगा रीढ़ का हड्डी जो होता है जहाँ पे खत्म हुआ है वहां पे देखिएगा हड्डी जो है निकला रहता है, इसी को पूछ कशेरुकाएं बोलती थी। इसी से पूछ निकला हुआ रहता था। इससे क्या निकला हुआ रहता था? पूछ। जैसे हम लोग का जो है पूछ गायब है, ठीक है, हम लोग का पूछ क्या है जी? गायब है। तो यहीं से जो है खत्म हो गया। तो ये हड्डी आज भी हम लोग के अंदर माने कि मौजूद है। इसका आज के डेट में कोई उपयोग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अवशेषीय अंग के रूप में कहलाता है। निषेचक पटल ये भी जो है अवशेषीय अंग का उदाहरण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जी? इनमें से सभी हो जाएगा। तो 52 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन डी याद रखिएगा, इनमें से सभी। 53 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नांकित में से कौन सा अवशेषीय अंग मानव में पाया जाता है? तो यानी कि हम इंसानों में पाए जाने वाला अवशेषीय अंग किसको कहते हैं? तो हम लोग मानव में जो अवशेषीय अंग पाया जाता है उसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, जिसका आज के डेट में हम लोग कोई उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंगूठा का हम लोग उपयोग करते हैं, नाक का उपयोग करते हैं, रीढ़ की हड्डी का उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन अपेंडिक्स का उपयोग जो है आज के डेट में ना के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 54 और सवाल पे चले जाते हैं। 54 सवाल क्या कर रहा है जी? तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। कौन दिया था जी? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ठीक है। इसी न्यूक्लियस यानी केंद्रक बोलते हैं, कोशिका में जो केंद्रक होता है ना जी बीच में, ठीक है, उसी केंद्रक का बात कर रहा है। ये जो है न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस हिंदी का बोलते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं। इसे खोज कौन किया था जी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था केंद्रक खोज, ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा कमेंट किए। तो आप लोग 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं, सेल कोशिका यानी कि कोशिका चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो ये 23 जोड़ा गुणसूत्र है। कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा। एक सामान्य कोशिका में, जो कि आप लोग हम शुरू में ही बताए थे, उस कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा होता है, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे जोड़ा में पूछा है, किससे पूछा है? जोड़ा में, इसलिए 23 मानेंगे। अगर यहाँ पे जोड़ा शब्द नहीं देता कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 हम लोग टिक आउट करते हैं, जो कि ऑप्शन ए है। लेकिन यहाँ पे जोड़ा पूछा है तो ऑप्शन डी टिक आउट करेंगे। 56 और देखिए यहाँ पे, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद, ठीक है, अग्रपाद है। तो आप लोग को हम ऊपर ही बता दिए कि समजात अंग है, क्योंकि इसका काम अलग अलग है लेकिन उत्पत्ति सेम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ का जो है अग्रपाद का उत्पत्ति जो है सेम है, लेकिन काम अलग अलग है, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे? इसको समजात अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? समजात अंग बोलेंगे। कह रहा है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को पता है कि 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा, जिसमें से 22 जोड़ा ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि ये समान वाले होते हैं, और एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। आपको जो हम लोग पिछला चैप्टर में, तीसरा चैप्टर में बताए थे, ठीक है। इस लिंग गुणसूत्र जो होता है नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है, ठीक है, यानी कि पुरुषों में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र जो होता है नर में XY होता है और मादा में जो है XX होता है, ठीक है। तो लिंग
गुणसूत्र का संख्या कितना हुआ था, एगो और एगो मिलकर दूगो होगा, मादा में भी एगो एगो मिलकर दूगो होगा, ठीक है दुगो बोले अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना है जी, 2 गो है। अगर वहीं जोड़ा में पूछता तो कितना जोड़ा मारते हैं जी, 1 जोड़ा मारते हैं, ठीक है। तो यानी कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना है जी, 1 जोड़ा है। अब बाकी का जो 22 जोड़ा है वो क्या चीज होता है जी, ऑटोसोम्स होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये यानी कि सेम होता है। अब यहाँ पे 58वां सवाल का आ रहा है कि निम्नांकित में से किन को जीव विज्ञान का पिता कहता है। तो जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का पिता के बारे में बात कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा जी, अरस्तु होगा, ठीक है। अरस्तु को ही बायोलॉजी का पिता कहता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो अरस्तु इसका नाम होगा। इसका ऑप्शन जो है शायद दूसरे पेज पे दिया है, जी हाँ दूसरे पेज पे दिया, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन यानी कि गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप बढ़ता है, यानी कि नीचे की तरफ गति करता है, ठीक है। उसका उदाहरण क्या है, तो यानी कि फल जो है वृद्धि नीचे की तरफ करता है, नहीं। फूल वृद्धि नीचे की तरफ होता है, नहीं। जड़ की वृद्धि, जी हाँ जड़ की वृद्धि का होता है जी, नीचे की तरफ होता है। तो 59 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सब सवाल का आंसर जो है जाने होंगे। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग जाके फटाफट जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए और इसका जो है पीडीएफ आप लोग ले लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं और अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको इसी चैनल पर, यानी कि एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में, यानी कि 5वां चैप्टर हमारा पर्यावरण में मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय।